हेलो। हेलो। कंट्रीज के पहले पार्ट वाले वीडियो में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ये हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग एक्सेलरेशन देखेंगे। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन तक देख चुके थे हम लोग। आज हम लोग देखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्राफ से देखते हैं। सपोज ये कोई बीटी कर्व है। बीटी कर्व पे T1 T2 करस्पॉन्डिंग V2 V1 है। एवरेज एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा V2 माइनस V1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ये हम लोग देख चुके थे, डेल्टा V बाई डेल्टा टी भी बोलते हैं। ओके, अब एक टर्म डिफाइंड है यहाँ पे, वो है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या है? ये किसी एक टाइम पे, किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। किसी एक इंस्टेंट यानी टी, किसी एक इंस्टेंट में, यानी जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। किस तरह से निकालेंगे? तो देखिए डेल्टा बीच इंटरवल था जो ये, वो लिमिट लगा के डेल्टा टी को बहुत छोटा ले हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, तो इसी इंस्टेंट पे हो जाएगा। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन वेक्टर डालते हैं हम, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये हमारा हो जाता है डी वी बाय डी टी। ओके, ये आप देख सकते हैं डी वी बाय जो है मैथमेटिकली हम जानते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं जब किसी फंक्शन का, तो उसका स्लोप हो जाता है। इस पॉइंट पे स्लोप निकाल देंगे, वो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। और यदि हमारे फंक्शन दिया हुआ है तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, स्लोप निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस मीन्स किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। एग्जांपल हमारा कुछ इस तरह से, वेलोसिटी दिया हुआ है। सपोज वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है a t² प्लस 3t, और हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन हम जानते हैं dv बाई dt, मोशन इन वन डायमेंशन है, तो डिफरेंशिएट कर देंगे, हमारा जो 16t प्लस 3। ओके, t हमारा सेकेंड में है और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, तो एक्सेलरेशन उस हिसाब से हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, किसी पर्टिकुलर टी पे इक्वल टू 0 सेकेंड पे एक्सेलरेशन निकालना हो तो टी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इस वाले फंक्शन में। 16 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा टी इक्वल टू 0 1 सेकेंड पे निकालना हो तो क्या करेंगे? एक्सेलरेशन इक्वल टू इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे 16 इंटू 1 प्लस 3, यह हमारा 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से टी का फंक्शन हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अगर एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, लास्ट लेक्चर में हम बीटी ग्राफ से का एरिया निकाल के डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख गए थे। पिछली बार बीटी का लास्ट यहाँ पर देख लीजिएगा। ओके, तो हमारा सपोज कीजिए, सपोज इक्वल टू v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी एक्स डी वी बाई डी टी। तो उस प्रकार से एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी की जगह पुट कर सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, तो ये हमारा डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर। तो अब देखते हैं ग्राफ से। सपोज कीजिए एक्स टी ग्राफ है, ये कर्व है, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये कर्व है। तो कनकेविटी अपवार्ड मैथमेटिक्स से जानते हैं, कनकेविटी अपवार्ड होता है, इसका मतलब d2x बाई dt स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गया। और ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन जो पॉजिटिव हो गया,
मैथमेटिक्स से हम जानते हैं कि ग्राफ से बता सकते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है थ्रू आउट। ऑब्वियसली यहाँ पे इस तरह से जब कनकविटी डाउनवर्ड होगा तो d2 सेम उसी तरीके से बता सकते हैं। एक्सटी ग्राफ ये d2x/dt² लेस देन 0 और एग्जाम्पल एक्सेलरेशन जो है लिख सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं लेस देन 0 है। अब इसी ग्राफ से बता सकते हैं। और एक देखिए, सपोज हमारा VT ग्राफ है और इस तरह से जा रहा है, देख रहे हैं वेलोसिटी इनिशियली कुछ सर्टेन वैल्यू था, पॉजिटिव घट के 0 हो गया, उसके आगे नेगेटिव हो गया, बता सकते हैं। एक्सेलरेशन जो है हमारा नेगेटिव हुआ, और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कुछ अलग चीज़ नहीं है, एक्सेलरेशन ही है, क्योंकि जो कि नेगेटिव वैल्यू होगा यानी कि वेलोसिटी को उसका काम हो घटाना। एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ाता है और रिटार्डेशन वेलोसिटी घटाता है। एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल कुछ फंक्शन दिया हुआ है, टी का फंक्शन दिया हुआ है 7t² + 4t + 2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। सबसे पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी, और हमें t=0 पे, t=1 पे, सेकेंड पे निकालना है पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, तो मुझे निकालना है। सबसे पहले वेलोसिटी का फंक्शन तो dx/dt डिफ्रेंशिएट करके 14t + 4 एक्सेलरेशन हो गया dv/dt। ये जो फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो पड़ता था हमारा 14 कांस्टेंट हो गया। ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो गया। तो पोजीशन हमारा t=0 पे क्या है, पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 × 0² + 2 = 2। पोजीशन हमारा t=1 सेकेंड पे हो जाएगा 7 × n² प्लस इन पे हो जाए क्या, x हमारा t=1 7 × 1² प्लस वहाँ पुट कर देंगे 4 × 1 + 2, यह हो जाएगा हमारा 7 + 4 + 2 = 6 + 13 मीटर। ओके, ये तो हमारा पोजीशन हो गया। और वेलोसिटी भी निकालो, वेलोसिटी t=0 पे इसमें पुट कर देंगे हमारा 14 × 0 + 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी t=1 सेकेंड पे क्या हो जाएगा 14 × 1 + 80 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन जो हमारा है हर टाइम पे, हर t=0 पे और t=1 पे सेम ही रहने वाला है। कितना 14, टी का फंक्शन नहीं कांस्टेंट मीटर पर सेकेंड², ये हमारा हो जाएगा। सेम इसी तरह भी हमें बोला जाए एवरेज वेलोसिटी निकालने, एवरेज वेलोसिटी बोलेगा निकालने हम, वो भी होता है टाइम इंटरवल होता है t1 से = 2 सेकेंड से लेके t2 = 4 सेकेंड पे, मतलब 2 to 4 सेकेंड से इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी हम जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी हमारा हो जाता है ΔV/ΔT। टाइम तो पता ही है, ΔX/ΔT, ये यानी कि x2 - x1/t2 - t1। x2 क्या है t=4, x1 क्या है t=2 सेकेंड पे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो x2 निकाल लेंगे t=4 सेकेंड, x निकाल लेंगे t=2 पे। ओके, निकालते हैं। तो यहाँ पर निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट t=4 पे क्या हो जाएगा हमारा 4 सेकेंड, पुट कर देंगे 4² + 4 × 4 + 2, इट कम्स आउट एज 130 मीटर।
प्लस 4 into 2 plus it will comes out as 38 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज, और यहाँ से जानते हैं इसमें पुट कर देंगे एवरेज वेलोसिटी हमारा 130 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 4 - 2, ये हमारा हो जाएगा 46 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारा एवरेज यहाँ से निकाल लिए, एवरेज वेलोसिटी पीछे देख चुके थे, अलग अलग टाइम पे पोजीशन, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकाल दिए थे, ठीक है। अब देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यानी कि एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट होगा हमारा तो के लिए, और जानते हैं, और ये nth सेकेंड th। इसका मतलब क्या होता है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई यहाँ से स्टार्ट करता है मूव करना, ठीक, एन टाइम में इतना मूव करता है, एन टाइम में इतना मूव करता है, टोटल एन टाइम में इन एन सेकेंड। nth, जैसे कि n का वैल्यू 10th सेकेंड में, यहाँ जैसे 9 सेकेंड बीतने के बाद वो 10वें सेकेंड में कितना जाएगा, और कैसे निकालेंगे इसको, जैसे कि 10 सेकेंड में इतना चलता है और 9 सेकेंड में इतना चलता है, ये जो, तो इस वाले पार्ट को निकालना चाहते हैं, ये हो गया nth वैल्यू, ये हो गया nth और 10th, ओके। तो ये पार्ट हम निकालना चाहते हैं, यहाँ देख लेते हैं, nth जनरेटर में निकालना चाह रहे हैं, nth सेकेंड में निकालना चाह रहे हैं, n सेकेंड में टोटल निकाल लेंगे डिस्टेंस, और n-1 सेकेंड के लिए निकाल लेंगे, सेकेंड के लिए, तो n सेकेंड में कितना चलेगा वो निकाल लेंगे, तो Sn-1 ये हमारा हो जाएगा dn, n सेकेंड में, ऐसा जानते हैं ut हमारा n है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है n², ऐसे n-1 के लिए हम जानते हैं u n-1 प्लस हाफ a n-1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से तो वैल्यू पुट कर देंगे तो dn हमारा आ जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं, dn हमारा आ जाएगा u प्लस a/2 2n - 1, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ये बेसिक फार्मूला तो ये रहा Sn-1, यानी 10 सेकंड के लिए पूछा जाए तो 10 - S9 कर देंगे, 5 सेकंड पूछा जाए S5 - S4 कर देंगे, तो हमारा इतना आ जाए। इस तरह से निकाल सकते हैं फार्मूला, याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। अगला एक टॉपिक है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम होता क्या है, जो रिएक्ट करने में इंसान को टाइम लगता है, वो किसी ह्यूमन को टाइम लगता है, वो रिएक्शन टाइम होता है। रिएक्ट करना मतलब जैसे आपका दोस्त आपकी तरफ बॉल फेंका, आपने बॉल देखा, वो बॉल फेंक रहा है, आपको कैच करना है, कैच करने के लिए आपको रिएक्ट करेंगे, उसके बीच में आपको देखने और रिएक्ट करने के बीच का टाइम जो है वो रिएक्शन टाइम। तो ये हम इजीली निकाल सकते हैं। एक इसके लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। सपोज कीजिए ये स्केल है, मार्किंग होगी, स्केल है, यहाँ सपोज अपना हाथ लगा के इस तरह से यहाँ पे इनिशियली होल्ड करके रखा हुआ है, उसको होल्ड करके इनिशियली हाँ रखे हुए हैं। जिसका रिएक्शन टाइम मेजर करना हो वही अपना हाथ रखेगा, जब ये छूटेगा तो उसे पकड़ना ही है। इसे पकड़ने के दौरान ये कितना नीचे जाएगा वो हम लोग मेजर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग रिएक्शन टाइम निकालेंगे। यहाँ से छूटेगा यानी कि इनिशियली रेस्ट पे होगा, सपोज करिए ये यहाँ पे है, जब तक ये पकड़ा, सपोज कीजिए कुछ इस तरह का, तब तक ये इतना नीचे आ चुका था, तो इस पोजीशन पर जाकर पकड़ा, यह मार्क किया हुआ था, हम यहाँ से लेंथ पता चल जाएगा L, और इनिशियल रेस्ट था तो U = 0, और नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं कितना टाइम में ये नीचे जाने में लगा, डिस्टेंस कवर करने में लगा, उतना ही टाइम का जो भी आएगा वो रिएक्शन टाइम हो जाएगा।
और निकाल एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस हमारे पास एल हो गया, यू हमारा 0 हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन जी हो गया, उसका वैल्यू जी का वैल्यू 9.881 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। और टी हमारा रिएक्शन निकालना है। तो यहाँ से 2 इंटू एल बाई जी, और ये पावर 1/2। ये हमारे यहाँ से हमारा रिएक्शन टाइम एल है, जी है, वैल्यू डाल देंगे तो हमारा रिएक्शन टाइम आ जाएगा। ये एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल बहुत ज़रूरी होता है फिजिक्स में। सपोज एग्जांपल कुछ इस तरह से, कोई एक पर्सन है, ये ड्रंक है, नशे में, यानी एंड ही इज ट्राइंग टू वॉक ऑन ए नैरो स्ट्रीट। नैरो स्ट्रीट क्यों बोला गया है? क्योंकि हमारा चैप्टर 1D मोशन है, ताकि ये टू इंश्योर करने के लिए मेक श्योर कि वो 1 डायमेंशन में हम एज्यूम कर सके। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये मेक श्योर करेगा कि ये 1D मान सकते हैं, इसलिए वो बता गया क्या है, नैरो स्ट्रीट 1 डायमेंशन माने हैं। तो इसमें ये मूव कर रहा है और इनिशियल पोजीशन 13 मीटर पे एक डिच है, 13 मीटर पे है, और ये और कब ये इसमें गिर जाएगा। और चूँकि ये ड्रंक है, ये ड्रंक स्टेट में ना होता ये तो सीधा जाता, अभी सीधा ही चलेगा, लेकिन आगे पीछे चलेगा, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 5 मीटर फॉरवर्ड चलता है और 3 मीटर बैकवर्ड चलता है। ड्रंक है 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे चलता है, और हर मीटर चलने में इसे 1 सेकेंड लगता है। स्पीड क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से 5 मीटर आगे चलता है, 3 मीटर पीछे चलता है। 5 मीटर आगे चला, फिर से 3 मीटर ये पीछे आ गया। तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल टाइम कितना लगा, 8 सेकेंड। और फिर से ये 5 मीटर आगे चलेगा और 3 मीटर पीछे चलेगा। ये फिर से ये 2 मीटर और आगे है, यानी पहले 8 सेकेंड में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर अगले 8 सेकेंड में, अगले 8 सेकेंड टोटल 60 सेकेंड में ये फिर से 2 मीटर चला, ये वाला। इस तरह से बताना, इसे करते करते 30 मीटर कवर करेगा और इस गड्ढे में गिर जाएगा। ग्राफ भी देखते हैं, पहले न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये इस तरह से आगे बढ़ेगा, वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ये 1 सेकेंड में 2 मीटर चलता है, 0.25 मीटर पर सेकेंड। इसको डायरेक्टली 13 मीटर करके नहीं निकाल सकते हैं, 13 मीटर को इससे डिवाइड करके आंसर नहीं निकाल सकते, यानी कि टाइम निकालना है तो 13 मीटर 0.25 ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में स्ट्रेट नहीं जाके वापस आ रहा है, इस तरह से चल नहीं रहा है। तो इस तरह से करके आंसर नहीं निकाल सकते, ये गलत होगा हमारा। इसको सॉल्व कुछ इस तरह से करेंगे। 13 मीटर टोटल ट्रेवल करता है, तो इससे एक बार में 5 जा रहा है आगे, तो -5 कर देंगे। तो पिछला जो एक लैप बोल सकते हैं, इसको एक लैप बोल सकते हैं, एक लैप दूसरा लैप। तो इस तरह से करके पिछला लैप कब कंप्लीट होगा, तो वो होगा 13 - 5 कब कंप्लीट होगा, 13 - 5 यानी कि 8 मीटर पे, और 8 मीटर तक स्पीड चला, तो 8 मीटर में टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बाय डिवाइडेड बाय स्पीड 0.25, और ये हमारा आ गया 32 सेकेंड। इस तरह से 32 सेकेंड बोल सकते हैं, 32 सेकेंड मतलब 8 मीटर चल जाएगा। उस 8 मीटर के बाद अगला 5 मीटर चलेगा, 5 मीटर चलने के बाद 13 मीटर हो जाएगा, और गड्ढे में गिर जाएगा। तो गड्ढे में गिर जाएगा, तो अब लौट नहीं पाएगा वो। 32 सेकेंड में चला 8 मीटर प्लस ये 5 मीटर चलने में टाइम लगा 5 सेकेंड, क्योंकि 1 मीटर में 1 सेकेंड चलता है। टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल टाइम 32 + 5, ये हमारा हो गया 37 सेकेंड। मतलब यहाँ से इनिशियल स्टार्ट करने के बाद गड्ढे में गिरेंगे 37 सेकेंड लगेगा।
अब इसी जो ग्राफ से देखते हैं। अब इसके जो मूवमेंट को, ये जो मूव कर रहा है मूवमेंट को देखेंगे ग्राफ से। हमारा पोजीशन, टाइम इनिशियली 0 से स्टार्ट करता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से कर दिए 13 तक जाएगा। ठीक है, 1 2 इस तरह से ये जाएगा आगे। तो इनिशियली 0 पे 0 टाइम पे 0 पोजीशन है, 5 सेकेंड में ये 5 मीटर जाएगा। तो 5 सेकेंड में 5 मीटर। फिर अगले 3 सेकेंड में पीछे आएगा, तो 8 सेकेंड में ये 2 पे आ जाएगा। अगले 5 सेकेंड में 13 सेकेंड में 7 पहुंच जाएगा। फिर से अगले कम होगा, तो अगले 3 सेकेंड में 16 सेकेंड में ये 3 कम हो जाएगा, यानी कि 4 पे पहुंच जाएगा। फिर 21 सेकेंड में 5 सेकेंड और में 21 सेकेंड में 4 से प्लस 9 पे पहुंच जाएगा। +5 हो रहा है, हर जगह घट रहा है। और अगले 3 सेकेंड में टाइम तो बढ़ता जाएगा, 20.24 सेकेंड में 9 से 6 पे पहुंच जाएगा। ओके, और देखिए यहाँ पे फिर से 6, तो अगले 5 सेकेंड में ये, अगले 5 सेकेंड 29 सेकेंड में ये 11 पे पहुंच जाएगा। ओके, और फिर से 3 सेकेंड में, यानी कि 32 सेकेंड में 3 घट जाएगा, यानी कि 8 पे पहुंच जाएगा, 8 मीटर पहुंच जाएगा। और यहाँ से अब तो ये +5 जो होगा, ये यहाँ से हमारा 37 सेकेंड में 13 मीटर पे चले, फाइनली गड्ढे में गिर जाएगा। तो इस तरह से तो ये इसका XT यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से होगा। ये इस तरह से ये पोजीशन टाइम ग्राफ फाइनली वो 37 सेकेंड में गड्ढे में गिर जाएगा, 30 मीटर। तो ग्राफ इस तरह का हो गया, समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कोई बॉल है सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया गया, सपोज h इनिशियली u = 0 है, वो इस तरह से दिया गया। इसे सवाल में दिया गया, हर कॉलिजन के बाद ग्राउंड पर टकराने के बाद वेलोसिटी का 1/10 लूज कर देता है, 1/10 लूज कर देता है। तो इसके बाद बचेगा कितना, b - b/10 यानी कि 9/10 b। इनिशियली यहाँ पे 0, फिर यहाँ से नीचे आएगा। आते आते पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। a² = u² + 2as, p = हो जाएगा √2a × 2gh। इसका वेलोसिटी वैल्यू √2gh। ये कोलिजन से जस्ट पहले की बात है, जस्ट बिफोर कोलिजन। ओके, कोलिजन के बाद सपोज इसके बाद ये ऊपर जाएगा, ये बाउंस बैक करेगा, ऊपर जाएगा, 1/10 वेलोसिटी लूज कर 9/10। तो इतना वेलोसिटी था, उसका 9/10 वेलोसिटी के साथ ये ऊपर जाएगा। सपोज ये भी था, ये 9/10 b के साथ इसके साथ ऊपर जाएगा, सर्टेन हाइट अटेंड करेगा, फिर से वापस से नीचे आएगा। फिर जो भी बचा वेलोसिटी इसका 1/10 लूज कर देगा। जैसे जो भी वेलोसिटी इसके बाद यहाँ पर रहेगा, उसके बाद ये वापस से कोलिजन करेगा। ये फर्स्ट कोलिजन हो गया, ये सेकंड कोलिजन हो गया। इस तरह से फिर से ऊपर जाएगा, वो कुछ हाइट अटेंड करेगा, पहले से कम करेगा क्योंकि वेलोसिटी लूज कर चुका होगा। फिर से नीचे आएगा, फिर यहाँ पे तीसरा कोलिजन, थर्ड कोलिजन हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से हर बार अपना लूज करते जाएगा। इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ऐसे दिया हुआ है। यहाँ वेलोसिटी यहाँ 1/10 लूज कर रहा है, यहाँ पे 1/10 यूज करने के बाद ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। इसका ग्राफ भी हम बना सकते हैं। ग्राफ देखते हैं, VT ये जो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से छोड़े, यहाँ पे टकरा बाउंस किया, वापस ऊपर गया, नीचे आया, बाउंस किया। इस तरह से बाउंस करते करते जब तक इसका पूरा एनर्जी अपना लूज ना कर दें।
तो हर कोलिजन 1/10 वेलोसिटी लूज कर रहा है, तो इसका ग्राफ देखते हैं किस तरह से होगा। ये बीटी ग्राफ है। इनिशियली इसका वेलोसिटी 0 है, इसके बाद इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन नीचे वाले डायरेक्शन को हम निगेटिव बोल रहे हैं। ओके, यहाँ से इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी जो भी जाए इसका वैल्यू हम लोग पीछे निकाल सकते हैं, निकाल लिया है। √2 ये फर्स्ट कोलिजन हुआ, ये जैसे ही कोलिजन हुआ वेलोसिटी 1/10 लूज करके रिवर्स हो जाएगी, कि अपवर्ड हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट वेलोसिटी इसका पॉजिटिव हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। टकराने के बाद अपवर्ड पॉजिटिव हो गया, घट के कितना हो जाएगा 9v/10। तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा 9v/10। उसके बाद फिर से ये ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी घटेगा, ऊपर जाता है तो वैल्यू जाएगा, एक टाइम पर 0 होगा, मैक्सिमम हाइट पे 0 होगा। उसके बाद फिर से नीचे आएगा, फिर वेलोसिटी नीचे डायरेक्शन बढ़ेगा, और नीचे यहाँ पे ये जो वैल्यू है फिर से ग्राउंड पे जस्ट टकराने से कोलिजन से पहले माइनस नहीं है, फिर से यहाँ कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद यहाँ सेकंड कोलिजन हो जाएगा, वेलोसिटी फिर से चेंज हो जाएगा, 1/10 लूज कर देगा इस पार्ट का, इस वैल्यू का 1/10 लूज करेगा, 9v/10 का 1/10, ये 9v/10 का 1/10 लूज करेगा। इसके बाद फिर से वेलोसिटी ऊपर जाएगा, फिर से इस तरह से थर्ड कोलिजन हो जाएगा। ओके, ये हमारा तो इस तरह से होता रहेगा, इस तरह से वो हमारा चलता रहेगा। ये हमारा वीटी ग्राफ हो गया। ओके, ये एग्जांपल था, एग्जांपल अच्छा था, इसको खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं, वैल्यू लेके h = 90 मीटर लेके सॉल्व भी कर सकते हैं। इस तरह से वैल्यू निकाल से आपका आ जाएगा। ओके, थैंक यू।